दिवाली की वो शाम जब आकाश में अंधेरा और रोशनी का एक अद्भुत खेल चल रहा था, मैं सरोज शर्मा अपने बेटे रोहित के आधुनिक सोसाइटी वाले फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी थी। मेरे हाथों में दो चीजें थीं, एक सजावटी डिब्बे में रखे पेठे के लड्डू और गाजर का हलवा और दूसरे में एक खास उपहार, एक ऐसी घड़ी जिसके पीछे रोहित का नाम उकेरा गया था। बाहर पटाखों की आवाजें गूंज रही थीं, बच्चों की उल्लास से हवा गूंज रही थी। दरवाजा खुला और प्रकाश की एक चमकती लकीर के बीच नेहा खड़ी थी। उसने लाल रेशमी साड़ी पहन रखी थी, गले में भारी नेकलेस चमक रहा था और होठों पर लाल रंग की परत ऐसी चमक रही थी मानो खून के ताजा छींटे हों। अरे मम्मी जी, आप तो बहुत जल्दी आ गई। उसके स्वर में एक अजीब सी खींच थी, मानो मैंने कोई अनुचित समय चुन लिया हो। उसने दरवाजा बस इतना खोला कि मैं अपना सामान समेटकर अंदर घुस सकूं। अंदर का दृश्य चकाचौंध भरा था, तेज संगीत, ऊंची हंसी और नेहा के मायके के लोगों की भीड़। किसी ने मेरी ओर देखा तक नहीं। तभी नेहा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम के पार एक संकरे हॉलवे में ले गई। वहाँ रोशनी कम थी, सिर्फ एक वॉल लैंप का पीला प्रकाश हमारे चेहरों पर पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पर आंखों में बर्फ की सी सीलन लिए कहा, मम्मी जी एक बात कहनी है, साफ साफ सुन लीजिएगा। आपको तो हमने बस तरस खाकर बुलाया है, ज्यादा देर मत रुकिएगा और ध्यान रहे मिठाई भी एक से ज्यादा मत लीजिएगा, सबके लिए पर्याप्त नहीं है। ये शब्द, वो मुस्कुराता चेहरा और उसकी आंखों की वो ठंडक, मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मेरा हृदय एक पल को रुक सा गया, हाथों में जैसे सारा खून जम गया। मैंने कुछ नहीं कहा, न कोई प्रश्न, न कोई विरोध। मैंने धीरे से मुड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, अपनी चप्पलें पहनी और उस उज्जवल कोलाहल भरे घर से निकलकर सीढ़ियों से उतर आई। पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज ने मेरी पीठ में एक कंपी सी दौड़ा दी। क्या यही था मेरे त्याग और प्यार का अंतिम पुरस्कार? मेरा अपना घर जयपुर की उसी पुरानी कॉलोनी का 2 कमरों का मकान सन्नाटे से भरा हुआ था। दिवाली की रोशनी यहाँ बाहर के दरवाजे तक ही सीमित थी। अंदर मैं किचन की कुर्सी पर बैठी दीवार पर टंगे पति विजय की तस्वीर को निहार रही थी। उनकी आंखों में एक स्नेहिल पूछताछ थी, सरोज, अब आगे क्या? मेरी आंखों से आंसू नहीं बल्कि एक जलन उतर रही थी। अचानक एक आवाज मन के भीतर से गूंजी, बस अब बहुत हो चुका। मेरी स्मृति ने मुझे 3 साल पहले ले जाकर खड़ा कर दिया। रोहित और नेहा का नया फ्लैट, उनका सपना। डाउन पेमेंट में 20 लाख रुपए की कमी थी। रोहित का चेहरा चिंता से कुम्हलाया हुआ, नेहा की नजरें मेरे गले के सोने के लॉकेट पर चिपकी हुई। मैंने क्या किया? मैंने अपनी वो सारी एफडी तुड़वाई जिनमें विजय जी के जाने के बाद के कठिन वर्षों की कमाई जमा थी। मैंने वे छोटे छोटे निवेश निकाले जो मेरे भविष्य की सुरक्षा का आधार थे। सब कुछ एक चेक में बदलकर मैंने रोहित के हाथ में रख दिया और कहा, ये तुम्हारी माँ की तरफ से तोहफा है, लौटाने की चिंता मत करना। नेहा ने मेरे पैर छुए थे, पर उस स्पर्श में कृतज्ञता नहीं, एक गहरी अकथनीय गिनती सी महसूस हुई थी। और फिर मुझे पति की वो सलाह याद आई जो उन्होंने मुझे हमेशा दी थी, सरोज, दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, प्यार से दो, पर कागज पर अपना हक कभी मत भूलो। तुम्हारी मृदुता तुम्हारी कमजोरी नहीं, पर तुम्हारे हाथ सदैव सशक्त रहने चाहिए। इसी सलाह पर अमल करते हुए मैंने उनके पुराने विश्वास पात्र वकील एडवोकेट मेहता से एक दस्तावेज बनवाया था। एक ऐसा कागज जो साफ शब्दों में घोषित करता था, फ्लैट नंबर 302 शुभम रेजिडेंसी में श्रीमती सरोज शर्मा का 30% अधिकार दर्ज है। रोहित और नेहा ने इसे लोन की कुछ रूटीन औपचारिकता समझकर बिना एक शब्द पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे। उस रात मैंने अपने बेडरूम के नीचे वाले छोटे से स्टोर रूम में जाकर पुरानी तिजोरी खोली। धूल भरी उस फाइल को बाहर निकालते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, पर जैसे ही मैंने वो दस्तावेज देखा, विजय जी की स्पष्ट लिखावट पढ़ी, एक अद्भुत दृढ़ता ने मुझे आ लिया। ये केवल कागज नहीं था, ये मेरी गरिमा का प्रतिबिंब था। प्रश्न अब स्पष्ट था, क्या मैं इस गरिमा को सिर्फ कागज पर सुरक्षित रखूंगी या इसे वास्तविकता में बदलने का साहस जुटाऊंगी? मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। दूर दूर तक दिवाली के पटाखों की झिलमिलाती चिंगारियां आकाश को चीर रही थीं, पर मेरी आत्मा पर एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। नेहा के वे शब्द, उसकी वो मुस्कान एक बाब डुबायर की तरह मेरे मस्तिष्क में चुभ रहे थे। तरस खाकर बुलाया है, मिठाई एक से ज्यादा मत लेना। क्या मेरी सारी ममता, मेरा सारा त्याग सिर्फ एक अतिरिक्त प्लेट भर मिठाई के बराबर था? क्या एक माँ का स्थान अतिथि सूची में सबसे नीचे था? नहीं, इस बार नहीं।
एक ज्वाला मेरे भीतर प्रज्वलित हुई। ये क्रोध की ज्वाला नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की दृढ़ स्थिर लौ थी। मैंने वकील मेहता जी का नंबर डायल किया। फ़ोन के दूसरी ओर से उनकी जानी पहचानी, थोड़ी नींद में डूबी आवाज़ आई। हेलो सरोज जी, दिवाली की बधाई, इतनी रात गए? मैंने कोई औपचारिकता न निभाते हुए सीधे अपनी बात रखी। मेहता जी, आपने 3 साल पहले एक दस्तावेज तैयार किया था, फ्लैट में मेरे 30% हिस्से वाला। क्या वो दस्तावेज आज भी पूर्णतः वैध और प्रवर्तनीय है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। तब मैंने वो वाक्य कहा जिसने शायद मेरे जीवन की दिशा बदल दी। तो कृपया अभी इसी समय आवश्यक कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दें। बैंक और रजिस्ट्री कार्यालय दोनों को आधिकारिक सूचना भेज दें कि उक्त संपत्ति पर मेरा अधिकार दर्ज है और मेरी लिखित अनुमति के बिना कोई भी लेन देन अवैध होगा। एक क्षण की खामोशी के बाद मेहता जी बोले, सरोज जी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। क्या आप पूर्णतः सुनिश्चित है? इससे रिश्तों में गहरी दरार आ सकती है। मेरा उत्तर तैयार था। मेहता जी, जिस रिश्ते की नींव में सम्मान और सच्चाई नहीं, वो पहले ही दरक चुका है। मैं बस उस दरार को स्वीकार कर रही हूँ और अपने टूटे हुए हिस्से को सुरक्षित कर रही हूँ। कृपया आप अपना कार्य करें। फोन रखते ही एक अद्भुत शांति मेरे अस्तित्व में व्याप्त हो गई, जैसे मैंने बरसों से चली आ रही सांसों की एक बेड़ी तोड़ दी हो। अगली सुबह 10 बजे का समय था। मैं चाय की प्याली सामने रखे अखबार पढ़ रही थी कि मेरा फोन कांप उठा। स्क्रीन पर रोहित का नाम था। उसकी आवाज़ एक साथ घबराई हुई, आक्रोश से भरी और हक्का बक्का सी थी। मम्मी, ये क्या है? क्या मतलब है ये सब? सुबह से बैंक मैनेजर का फ़ोन आया है, रजिस्ट्री ऑफिस से मैसेज आया है, कह रहे हैं फ्लैट के पेपर्स फ्रोज़न हैं क्योंकि उसमें आपका नाम 30% शेयर होल्डर के तौर पर दर्ज है। नेहा तो पूरी तरह बैठक के बाहर है, चिल्ला रही है कि आपने छल कपट से, धोखे से हमारे घर पर दावा जमा लिया। मैंने एक गहरी शांत सांस ली। मेरा स्वर इतना स्थिर और स्पष्ट था कि मुझे स्वयं पर आश्चर्य हुआ। रोहित, धोखा किसने दिया? क्या तुम्हारी पत्नी द्वारा मुझे तरस खाकर बुलाना और एक भिखारी की तरह व्यवहार करना धोखा नहीं था? वो 20 लाख रुपया सिर्फ एक चेक नहीं था, वो मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर की कमाई थी। तुम्हारे पिता की स्मृतियों से जुड़ा हुआ था और एक माँ के असीम विश्वास का प्रतीक था, और तुमने उसकी कीमत एक तरस के भाव तक ला दी। फ़ोन के दूसरे ओर से सिसकियों की आवाज़ आई। रोहित का स्वर टूट गया था। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं। मैं बस ऑफिस के टारगेट, ईएमआई और नेहा की खुशी के पीछे इस तरह भागता रहा कि रास्ते में आपको पीछे छोड़ आया। पर अब मैं क्या करूं? नेहा कहती है अगर ये दस्तावेज नहीं हटा तो वो इस घर को छोड़ देगी। क्या आप चाहती हैं कि मेरा घर टूट जाए? ये प्रश्न मेरे हृदय में एक गहरे घाव की तरह चुभा। पर मैं जानती थी, दया के इस मोड़ पर यदि मैं हार गई तो फिर कभी नहीं उठ पाऊंगी। मैंने कोमल पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, सवाल ये नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, सवाल ये है कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम वो पुरुष बनोगे जो अन्याय के आगे झुक जाता है, या वो जो अपनी माँ के सम्मान और सच्चाई के लिए खड़ा होता है? स्मरण रखो, जिस रिश्ते में तुम सही के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, वो रिश्ता अंततः तुम्हें भी तोड़ देगा। मैंने उसे शाम को अकेले आने को कहा, इस चेतावनी के साथ कि वो केवल एक संदेशवाहक बनकर न आए, बल्कि एक विवेकशील इंसान बनकर आए। शाम 5 बजे रोहित मेरे छोटे से घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर रात भर की बेचैनी और आंखों में एक नई दर्द भरी स्पष्टता थी। उसने चाय का प्याला हाथ में लिया और धीरे से बोला, मम्मी, मैंने नेहा से सब कुछ कह दिया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम सचमुच उस स्त्री को तरस खाकर बुलाने का साहस कर सकती हो जिसके बिना हमारी ये छत भी अधूरी थी? मैंने उसे वो दस्तावेज दिखाया और कहा, ये 30% सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये मेरी माँ के अस्तित्व का प्रमाण पत्र है, और तुम्हारा घर तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उसकी नींव में ये प्रमाण पत्र ना जुड़ जाए। उसकी आंखें भर आईं। मम्मी, आपका हिस्सा सिर्फ 30% नहीं है, असल में आपका हिस्सा 100% है, क्योंकि आप ही तो वो आधार हो जिस पर मेरी पूरी दुनिया टिकी है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। माफ़ करना। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। वर्षों बाद उसके बचपन सा एक स्पर्श। मेरा क्रोध और पीड़ा उसके इन शब्दों में धुलकर एक करुणा में बदल गई। 1 सप्ताह बाद मेरे दरवाजे पर दोबारा घंटी बजी। सामने नेहा खड़ी थी। उसके हाथों में फूलों का गुच्छा नहीं, बल्कि उसकी लज्जा और भरी हुई आंखें थीं। उसने कहा, मम्मी जी, मैं आपसे मिलने आई हूँ, एक उपहार लेकर नहीं, बल्कि अपना अहंकार उतार कर आई हूँ।
मैंने सोचा था घर की मालकिन होने का अर्थ है नियंत्रण और अधिकार। आपने सिखाया कि इसका अर्थ है समावेश और सम्मान। कृपया मुझे एक नई शुरुआत करने का मौका दें। आज वो फ्लैट कानूनी दस्तावेजों में हम तीनों के नाम से दर्ज है, पर उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अब हमारे हृदयों में भी हमारा घर बन गया है। नेहा अब दिवाली पर पहले फ़ोन करती है और रोहित हर रविवार नाश्ते पर आता है। उस दिवाली की कटु रात ने मुझे एक गहरा जीवन सूत्र दिया। निस्वार्थ प्रेम और आत्मसम्मान परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परिवार की असली संपत्ति जमीन जायदाद में नहीं, बल्कि उन अदृश्य बंधनों में निहित होती है जो सम्मान, सच्चाई और क्षमा से मजबूत होते हैं। और यही है वास्तविक हिस्सेदारी का रहस्य।